Hello friends, my name is Reena Sen एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मैंने NCERT की सीरीज़ शुरू की हुई है क्लास 6 की हिंदी की। तो हमने उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 3 चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और 3 चैप्टर रीड करवा दिया मैंने पहले ही। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। तो केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। ये सारे क्वेश्चन करते थे वो आपस में, लेकिन क्यों करते थे? क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो आंसर है, देखो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भाई ये ना आपस में इसलिए कोई सवाल जवाब करते थे क्योंकि है ना उनकी अम्मा को तो टाइम नहीं था घर के कामों से, ठीक है। उनके बाबूजी भी कहाँ जाते थे, अपनी ड्यूटी पे जाते थे, तो इसीलिए वो आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करते थे। अब आंसर देखते हैं क्या है कि केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, ठीक है। तो वही जो हमने पढ़ा था वही आंसर में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया, अब देखो आंसर है कि अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरीके से रख दिया था। वे नीचे गिर पड़े, इससे इसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखो जैसे है ना, केशव जो ऊपर मतलब स्टूल पे ऊपर चढ़ के और उन अंडों को रख रहा था, तो फिर जब वो जो श्यामा उसको कहती है कि भैया आपने तो देख लिए, अब मुझे भी देखने दो अंडे कैसे हैं, किस तरीके के हैं, तो केशव उसको चढ़ने नहीं देता। नहीं तू तो गिर जाएगी, फिर ये हो जाएगा, सर फट जाएगा, मैं नहीं चढ़ने दे रहा, ऐसे करके वो मना कर देता है। तो जो श्यामा है ना, उसके मन में फिर ये आ जाता है कि खुद तो देख लिए और मुझे नहीं दिखाए अंडे। तो फिर वो क्या करती है कि भई है ना, जब फिर वो अंडे बाद में टूट जाते हैं ना, तो फिर वो अपनी अम्मा जी को साफ बता देती है कि अम्मा जी ये अंडे केशव ने अंडों को छेड़ा था और उसने शायद ठीक से नहीं रखे होंगे, इसलिए वो नीचे गिर पड़े, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो इस उसमें उसको अपनी अम्मा को बता देती हैं, ठीक है। तो इतना ये क्वेश्चन 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। उत्तर है, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती, चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। तो सबको पता है कि भाई जो चिड़िया या कोई भी पक्षी अपना अंडा देता है ना, तो अगर कोई उसको हाथ लगा देता है तो वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया जो है उनको फिर दूर कर देती है, उनको नहीं सेती, ठीक है। सेती मतलब सेकना, चिड़िया अपने अंडे को सेकती है ना जब जाके उसमें बच्चा होता है, ठीक है। नहीं तो फिर वो उससे पहले जब अंडे देती है तो उसके अंदर लिक्विड सा होता है, और जब वो सेती है ना उसके बाद फिर उसमें बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर वो अंडा टूटता है, फिर वो बच्चा निकलता है, इस तरीके से, ठीक है। तो केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती, चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है और इस तरह जो अंडे हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि चिड़ियों की देखभाल करें।
माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो इन तीनों में से क्या है कि भाई अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले। क्यों निकले थे? क्योंकि भाई केशव और श्यामा धीरे से बाहर इसलिए निकले थे क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती कि वह बाहर धूप में घूमे, यानी कि ग आंसर इनका राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? अब 3 बातें कौन सी? एक तो आराम के लिए कपड़ा बिछाया, जैसे कि जब ऊपर चढ़ा ना उसने देखा कि भाई कुछ तिनके पड़े और अंडे ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है, तो उन अंडों को आराम देने के लिए उसने क्या किया, कपड़ा लिया, कपड़े को 3 बार फोल्ड करके और फिर उसके ऊपर बिछा लिया, मतलब कि फोल्ड करके बिछा लिया, ठीक है। धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर टोकरी ढक दी और पास में दाना और पानी की प्याली भी रख दी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 बातों का ध्यान रखा था, ये 3 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई कि कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी छुपके जो कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। देखो भाई फ्रेंड्स, ये चीज़ तो है ही कि भाई जो उन्होंने काम किया था बिना पूछे, मतलब बिना बताए किसी को भी, कि अंडों को छू के उस पर रख दिया गद्दों पे, मतलब वो कपड़े पे रख दिया ताकि उस अंडों को दिक्कत ना हो, उनके ऊपर टोकरी ढक दी, तो ये चीज़ें गलत थी क्योंकि हमें किसी भी पक्षी के अंडे को छूना नहीं चाहिए। लेकिन क्या था, उन बच्चों को ये बात पता ही नहीं थी, उनको कोई बताता, उनकी अम्मा बताती, ठीक है, या कोई वे किसी से पूछते तो तब उनको पता चलता। उन्होंने जो भी किया अनजाने में किया और ये सोच के किया कि हाँ चिड़िया को इनसे आराम मिल जाएगा, अगर वो पानी की प्याली रखेंगे, दाना रखेंगे, वो खा पाएंगे अच्छे से, चिड़िया को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दाना चुग के लाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने अनजाने में किया ये सब। अब देखो आंसर क्या है, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पना आई और उन्होंने चोरी छुपके जो कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए भी कोई नहीं था। यानी कि बचपन में जो बच्चा होता है ना, वो कुछ कोई भी चीज़ देख के ना उन पे क्वेश्चन बड़े करता है, क्योंकि उनको ना इंटरेस्ट होता है कि भाई जिज्ञासा बढ़ती है उनकी कि ये चीज़ जाननी है, ये क्या है। जैसे कि इसी चैप्टर में जो श्यामा क्वेश्चन करती है ना कि भैया ये अंडे कब बड़े होंगे, इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या वो निकलते ही उड़ने लग जाएंगे, इस तरीके से उनके क्वेश्चन थे ना, तो उनका आंसर देने के लिए कोई भी नहीं था। और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया अंडे को नहीं छूते, कि चिड़िया के अंडे को नहीं छूते, तो वे उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे वे, तो कि भाई उनको आराम मिलेगा। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई, तुम्हारी समझ में से माँ को क्या करना चाहिए था? तो आंसर है कि भाई माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आई। माँ को बच्चों को अंडों के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भाई माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो आंसर है माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़ियों के अंडे के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई अगर हम अम्मा को बता देंगे ना तो वो फिर ना हमारी पिटाई करेगी, ठीक है। क्योंकि वो बिना पूछे दाना निकाल के ले आई थी, जो चावल के दाने थे वो निकाल के ले आई थी, और भाई एक प्याली ले आई थी जिसमें पानी डाल के रखा था, तो वो बिना पूछे ले आई, तो उनको पिटाई का डर था। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इससे क्या शीर्षक देना चाहोगे? मैं इस कहानी में वर्णित बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। भाई सही नाम है ये भी। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है कि अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा, दोबारा उससे कोई गलती न हो इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो? देखो, केशव से दोबारा ऐसी गलती न हो इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। जैसे वह अपने माता पिता की अज्ञानता का पालन करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करें कि भाई जो आपके माता पिता कहते हैं वही करना चाहिए। सेकंड क्या है, अगर कोई चीज़ करने से रोका जा रहा है ना, कि भाई तुम, अगर मान लो बाई चांस उसके पेरेंट्स उसको ये कहते हैं कि भाई तुम चिड़ियों के अंडे को मत छुओ, तो उसको ना समझना चाहिए कि कोई ना कोई रीज़न तो होगा इसलिए मना कर रहे हैं, ठीक है।
तो ज़िद नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर है थर्ड, वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करें, उनकी राय जानने के प्रयास करें। इनकी अगर वो कोई योजना बना रहे हैं नई, तो पहले उसके बारे में अपने माता पिता को बताओ, और माता पिता के बताने के बाद टीचर से भी राय लो भाई उस चीज़ की। तो दोनों की राय जान के फिर उस चीज़ पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 12 क्या कहता है कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। अब देखो, जब मैं 5 साल का था, मैं पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली नानी से मिलने गया था। तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ, ठीक है, जिसे रोज़ आसमान में देखने की चाह रहती थी। उसी हवाई जहाज़ से मैं सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरते, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन उसके मन में भी आएंगे। अब है भाषा की बात। भाषा की बात, ये जो क्वेश्चन है अब हमारे ग्रामर का पोर्शन आ गया है भाषा की बात से। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। अब देखो, इन्होंने हमें ये पैराग्राफ दिया है, इसमें हमने ये बताना है कि भाई इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन। सबसे पहले तो आपको पता है कि सर्वनाम क्या होते हैं, कि जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो उनमें उनके जो पार्ट होते हैं ना, उनमें से एक पार्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके भी 3 भाग और होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट तो देखो, मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि एक तो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। सेकंड कौन है? आपसे बातें कर रही हूँ, ठीक है। और थर्ड कौन है? जिसके बारे में बात कर रही हूँ। अब वो जो थर्ड पर्सन है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो थर्ड है ना, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरीके से क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तीनों होते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया ना कि कहने वाला, सुनने वाला और किसी तीसरे के लिए हो तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि भाई नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। ठीक है, अब देखो क्या कह रखा है कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़ खड़ा तो उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो ये जो मैंने निशान लगाए ये क्या है? ये है हमारे सर्वनाम है। जैसे मैं है, वो अपने बारे में बात कर रहा है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। उन्होंने, वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी ओर, उन दोनों की ओर, ठीक है, उनकी ओर, वो भी तीसरा पर्सन हो गया। तो इस तरीके से क्या है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये जो है सर्वनाम होते हैं, ठीक है। और सर्वनाम यूज़ क्यों करने होते हैं? अब मान लो देखो क्या है कि भी एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले। अब यहीं पे हम कहते तभी नीलू और दीपू ने देखा एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ दीपू और नीलू की तरफ चला आ रहा है। तो ये बार बार रहना, इनका नाम लेने की बजाय हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, तो इसके लिए, सुविधा के लिए ये सर्वनाम यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो जैसे ये दे रखे हैं ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मुझे, आप, उन्होंने, उनकी, उनसे। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे सर्वनाम। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है कि इसमें दे रखे तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मैंने चैप्टर 2 में भी विशेषण थे, तो इसमें भी वही चीज़ें दे रखी हैं। जैसे तगड़ा बच्चा क्या है? तगड़े बच्चे क्या है? तगड़ा क्या हुआ? ये बच्चे की विशेषता हो गई। मसालेदार सब्जी की विशेषता क्या होगी? मसालेदार है। अंडा हो गया, अंडा कैसा है? बड़ा है। तो ये सारे सब ये गुण बता रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगी उसमें? गुणवाचक सर्वनाम।
देखो क्या है, इससे में रेखांकित शब्द बच्चे, कर्मशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रखा है। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरीके के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उससे वाक्य बनाओ। अब इन्होंने दे रखा, देखो सुंदर। सुंदर क्या है, माला नेहा के गले में सुंदर माला थी, सॉरी सुंदर माला। तो नेहा के गले में सुंदर माला थी, सुंदर माला क्या हो गई, माला की विशेषता हो गई सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो, लाल गुलाब का, गुलाब की विशेषता क्या होगी, लाल, तो लाल क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। गरीब लड़की, तो गरीब क्या हो गया भाई, गरीब विशेषण हो गई, किसका, लड़की, लड़की की विशेषता गरीब हो गई। तो इसमें पूछा जाए आपसे कि भाई इसमें से विशेषण कौन सा है, तो विशेषण गरीब है। ऐसे ही सोहन की मदद के लिए दयालु सेठ, दयालु सेठ, सेठ की विशेषता क्या होगी, दयालु है वो, तो ये उसका गुण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से विशेषण होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। जैसे देखो, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। तो यानी ये क्वेश्चन बना के आपको देख रखे हैं। अब हमें इस तरीके से बनाने कि ये क्वेश्चन ना लगे। ठीक है, तो देखो जैसे अंडे बड़े होंगे, अब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था क्योंकि वो एक तरीके से ना पूछा जा रहा था कि भाई अंडे कितने बड़े होंगे, कितने नहीं होंगे, उनका रंग बताओ। तो ये है ना, अब ये इस तरीके से बता दिया, जैसे अंडे बड़े होंगे, तो जैसे हम किसी को बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि अंडे बड़े होंगे, उनका रंग बताओ। और ये उनका रंग बताओ ना, ये भी इस तरीके से मतलब इस तरीके से आ रहा है जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ भाई इनका रंग बताओ, अंडों की संख्या बताओ, उनका खाना बताओ, उनमें से बच्चे निकलेंगे, जैसे किसी को बता रहे हैं बच्चों के पर निकलेंगे घोंसले के विषय में बताओ। तो ये इस तरीके से ये प्रश्नवाचक वाक्य को कन्वर्ट कर दिया ऐसे कि जैसे हम किसी को बता रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि भाई केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। अब देखो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान दो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की जो क्रिया है वो कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। देखो सबसे पहले क्या है, केशव ने झुंझलाकर कहा, ये जो है ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। रीति क्या होता है, किसी भी काम को करने का ढंग। ठीक है, किसी भी काम को करने का ढंग जो क्या होता है ना, वो उसकी रीति होती है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण और बाद में क्रिया विशेषण। जैसे देखो केशव ने झुंझलाकर कहा, कैसे कहा, झुंझलाकर कहा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई कर वाले शब्दों का क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी होती है कि अक्सर क्रिया के ठीक पहले होते हैं। तो कहना क्या हो गई भाई, कहना क्या हो गई, कहना होगी क्रिया, और झुंझलाकर क्या हो गई हमारी जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बनाकर बोला, अब बनाकर केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, बनाकर क्या हो गया, बनाकर हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और बोला एक क्रिया हो गई। ठीक है, बोलना क्रिया हो गई, उठा, उठना क्रिया हो गई, घबरा कर क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। टिका कर, गिड़गिड़ा कर, कहना, ये क्या हो गया, हमारी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 5 क्रिया विशेषणों का प्रयोग करो। अब उसमें देखो झुंझलाकर, अब हम अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखो झुंझलाकर, अमर ने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिया। फेंक देना, देना क्या हो गया, देना क्रिया हो गई, और झुंझलाकर क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। देखो माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए, तो क्या हो गया, बनाकर दिए, बनाकर क्या हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राज अक्सर घबरा कर झूठ बोल देता है, तो झूठ कैसे बोलता है, घबरा कर, और देता है क्या होता है नहीं, और बोलना क्या होता है, एक मिनट, और बोलना क्या होता है हमारा, बोलना होता है क्रिया। टिकाकर, लड़के ने अपने ठेले को दीवार से टिकाकर रख दिया, तो जो टिकाकर क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और रख दिया, रख दिया क्या हो गया, रखना क्या हो गया, हमारी क्रिया। गिड़गिड़ाकर, मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा है, तो कैसे भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ाकर मांग रहा है, और क्या कर रहा है, मांगना क्या हुई हमारी क्रिया। तो इस तरीके से हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है।
तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। जैसे देखो, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। देखो ये इन्होंने क्या बता रखा है कि हमें सबसे पहले विराम चिन्ह बताने हैं। इसमें विराम चिन्ह होते क्या हैं? विराम चिन्ह क्या होते हैं कि जब हम अपनी बात को हम दूसरों के सामने अच्छे से प्रकट कर पाएँ, जहाँ पे हमें कुछ बातें बोल के रुकना है अच्छे से रुक पाएँ, ठीक है, और फिर बाद में अपनी और बातें कंटिन्यू करनी है, जहाँ पे कोमा लगता है, फुल स्टॉप लगता है, ये सारी चीज़ें विराम चिन्ह हैं। ठीक है, दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छे और सही ढंग से प्रकट करना, और उसमें विराम चिन्ह लगते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब हम ऐसे ही कोई भी बात बोल देंगे बिना रुके, बिना मतलब समझे उस चीज़ को, तो वो ना ऐसे लगेगा जैसे हम किसी को पाठ पढ़ के सुना रहे हैं। देखो, जैसे इन्होंने बताया, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले कि ये क्या दो भीख लगाई ना, भूख लगाई ना, न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अब क्या कहता है यहाँ, इस तरीके से है। अब देखो, हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कि बोल क्या रहे हैं, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके को इसकी ना सुविधाजनक बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब देखो, जैसे इन्होंने बताया है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। अब ये फुल स्टॉप ये यहाँ आ गया। 11 बज चुके थे, अब ये क्या हो गया, कोमा आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्प विराम और इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, इधर पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले, ये क्या होता है, ये योजक चिन्ह होता है। खोमचे वाला ये चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये कहिए क्या दूं, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। भूख लगाई ना, अंजल छोड़ना साधुओं का काम है, ये होता है अर्धविराम। हम आपका नहीं, मोटेराम। अब क्या यह कहता है, ये हो गया प्रश्नवाचक। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूँ तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो ये इस तरीके से ये जो चिन्ह बताए गए हैं ना, ये हमारे कौन से चिन्ह होते हैं, ये हमारे विराम चिन्ह होते हैं। तो किसी भी अपनी बात को अच्छे से तरीके से प्रकट करना क्या होता है, विराम चिन्ह लगाने चाहिए उस बात को प्रकट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने सारे करवा दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए हो तो आप चैनल को मतलब कि बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना कि भाई, और कोई गलती हो गई हो तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको अपने सुधार सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।